गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा प्रीवियस टॉपिक जो था, पहले मैंने डाला है वीडियो, उसमें मैंने मेजरमेंट के बारे में डाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन। असेसमेंट का मतलब होता है कि हमने इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, किस लिए? टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग एंड एवेल्युएट एजुकेशनल आउटकम्स। अब एजुकेशनल आउटकम्स का मतलब होता है कि थ्रू आउट द जो उसने स्टडी की है, थ्रू आउट द ईयर है, या हम मंथली आउटकम देख रहे हैं, तो उसका प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है, उसकी जो लर्निंग आउटकम वो क्या है, उसने कितना सीखा है, उसे कितनी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वो असेसमेंट होती है कि हम बच्चे को या लर्नर को, जो टीचर है उसका, वो उसको किस तरह से असेस कर रहा है, जो भी उसने पढ़ाया है, जो भी बच्चे ने सीखा है, उससे आउटपुट क्या आ रही है, दैट इज नोन एज असेसमेंट। इट हेल्प्स एजुकेटर टू अंडरस्टैंड व्हाट स्टूडेंट्स नो, कि बच्चे को क्या आता है, हाउ दे थिंक, वो कैसे सोच रहा है, एंड व्हाट दे नीड टू प्रोग्रेस, और उसे क्या ऐसी ज़रूरत है जो उसको प्रोग्रेस के लिए आवश्यक है। अब जैसे हर एक बच्चा जो है वो सेम और इक्वली जो है वो इम्प्रूव नहीं करता है, उसके आउटपुट जो सेम नहीं होती है। किसी को किसी तरह की नीड है, किसी को किसी तरह की है, मतलब उसकी आउटकम के बेस पे, मतलब वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसके बेस पे उसे क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, वो भी असेसमेंट के थ्रू पता लगता है। अगर हम बच्चे को असेस करेंगे, हमें तभी पता लगेगा कि वो कहाँ लैग बिहाइंड कर रहा है, वो कौन सा बच्चा कहाँ पीछे रह रहा है, किसे कौन सी जो है दिक्कत आ रही है पढ़ाई में, या उसको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। दैट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द प्रॉपर असेसमेंट। ठीक है, तो समझ में आ गया असेसमेंट क्या होता है। सिंपली असेसमेंट होता है बच्चे को उसके आउटकम के बेसिस पे असेस करना, उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना कि हाँ उसे जो है कहाँ पे वो सही जा रहा है, कहाँ पे उसे परेशानी आ रही है, किस चीज़ को हमें जो है उस पढ़ाने में जो है इम्प्रूव करना होगा, जिससे उसकी आउटकम जो है वो अच्छी आएगी। तो वो हमारी असेसमेंट होती है। आगे है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट कितने तरह की होती है मेनली? अगर हम बीएड में देखें तो एजुकेशनल बेसिस पे 2 टाइप्स की असेसमेंट है, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। उसके अलावा भी असेसमेंट्स के टाइप्स होते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको। पहले हम देखते हैं मेन टाइप। फर्स्ट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसे हमें पता ही, जिसको हम बोलते हैं एफए। ठीक है, स्कूल्स में आपको पता होगा एग्जाम जो होते हैं आजकल फॉर्मेटिव समेटिव सिस्टम चल रहा है, तो बोलते हैं कि हाँ FA1 है, FA2 चल रहा है, FA3 चल रहा है। तो वो क्या है, दैट आर द पार्ट्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो उसको हम शॉर्ट में FA बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो इसका मेन पर्पज है, पर्पज में ही है कि असेस फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। पर्पज इज टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। नाउ व्हाट इज इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, कि ये जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस लिखा है ये क्या होता है। इंस्ट्रक्शनल मतलब होता है ड्यूरिंग द टीचिंग टाइम, ड्यूरिंग द टीचिंग टाइम, मतलब कि जब आप पढ़ा रहे हो, जैसे हमने कोई भी मैथमेटिक्स का या साइंस का हमने कोई भी लेसन जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, जैसे हम ड्यूरिंग द सोलर एनर्जी, ये कुछ भी सोलर एनर्जी है, हम बायो का सेल, प्रोटीन, ऐसे कोई भी जो है एनिमल सेल, प्लांट सेल, ऐसे पढ़ा रहे हैं, जो हम उस टाइम पढ़ा रहे हैं वो है इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, जब हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ कि असेसमेंट क्या होती है, तो जैसे मैंने असेसमेंट, और अभी मैं आपसे पूछूंगी कि हाँ जी मैंने आपको क्या पढ़ाया, कि क्या होती है असेसमेंट, तो वही इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के दौरान ही जब हम आपको असेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि हाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो मैं क्लास में पूछूंगी हाँ जी बताओ कि अभी मैंने क्या बताया, व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। सो दैट इज नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट, दैट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस, साथ में पढ़ाते पढ़ाते जो मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है क्विजेज। ठीक है, क्विज होते हैं, क्लास डिस्कशन, वही डिस्कशंस के थ्रू, जैसे हम डिस्कस करेंगे पढ़ाने के बाद, टीचर डिस्कस करते हैं कि हाँ जी आज हमने ये पढ़ा, हाँ जी आप बताओ। तो वो चीज़ होती है कि हम प्रोसेस के साथ साथ में, टीचिंग के साथ साथ में जो असेस कर रहे हैं उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट
कहते हैं। यूज, फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज क्या होता है? इट हेल्प्स टीचर्स टू एडजस्ट टीचिंग एंड हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव लर्निंग इन अ रियल टाइम। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों जरूरी है? कि हाँ, ये भी हो सकता है हमने पढ़ाया और छोड़ दिया, नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? लिखा है कि पहले तो टीचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पढ़ाया और छोड़ दिए तो आपको क्या पता लगेगा बच्चों को समझ आया है नहीं आया है। सब, अब ये भी नहीं है कि सभी को समझ में आ गया होगा, और ये भी नहीं है कि किसी को नहीं आएगा, कुछ को आया होगा, कुछ को थोड़ा आया होगा, कुछ को ज़्यादा आया होगा। तो वही मेन पर्पस होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, कि टीचर को भी पता लगे उसने अपनी टीचिंग कैसे जो एडजस्ट करनी है। हाँ, उसको किस चीज़ को वापस से रिपीट करना है, या किसको जो है एक एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ पढ़ाना पड़ेगा, तो वो टीचर के लिए भी ज़रूरी है, एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए भी, टू इम्प्रूव लर्निंग। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, एट अ टाइम वो पूछेगा तो उसकी जो है नॉलेज वो क्लैरिफाई होगी, जो भी उसका डाउट होगा वो क्लैरिफाई हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट दैट इज important for both teachers and the student. Then second हम आते हैं summative assessment. formative हो गया, summative assessment होता है to evaluate student learning at the end of instructional unit. instructional, अब हमने पहले पढ़ा था instructional process, मतलब कि साथ साथ में जो evaluate होता है, assess होता है, और समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल। जैसे हम बोल रहे हैं समेटिव को हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे। अब हमें पता है हमारे 2 ऐसे चलते हैं ईयर में, ऐसे 1 एंड ऐसे 2, ऐसे ही बोलते हैं ना हम। मतलब कि 6 महीने के बाद हमारा समेटिव 1 होता है और आफ्टर द 6 मंथ्स समेटिव 2 होता है। मतलब हमारा एक तरह से फाइनल एग्जाम। तो फाइनल एग्जाम मतलब एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल यूनिट। जब आपने पूरी टीचिंग कंप्लीट कर दी, अपने यूनिट्स कंप्लीट कर दिए हैं, उसके बाद जो आप असेसमेंट कर रहे हो, दैट इज नोन एज समेटिव असेसमेंट। समझ में आया? जैसे लिखा ही है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा फाइनल एग्जाम्स होते हैं, एंड टू एंड टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। एंड ऑफ टर्म्स मतलब कि जैसे टर्म खत्म होता है, क्या बोल रहा है आपको जो है किसी टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना, तो पता लगेगा कि हाँ आपने जो है सिर्फ पढ़ना नहीं सीखा है, कि हाँ सिर्फ आपने एग्जाम दिए हैं, बट आप जो है वो प्रोजेक्ट, ठीक है, उसको कैसे करना है, उसको कैसे जो है लाइफ में लेके आना है, वैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं, वो भी आपको सिखाया जाता है। तो वो भी एंड ऑफ द टर्म आपको दिया जाता है कि हाँ आपने एक प्रोजेक्ट बना के आना है, ठीक है। तो ये सारा क्या है? समेटिव असेसमेंट। और ये क्यों जरूरी होता है? दैट इज मेजर्स व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्नड ओवरऑल। इससे ये पता लगता है कि बच्चे ने ओवरऑल सीखा क्या है थ्रू आउट द ईयर। अब फॉर्मेटिव में था साथ साथ में क्या सीखा, अब लास्ट में अगर आप एग्जाम ले रहे हो तो पता लगना चाहिए कि अभी 7 से आपने 8th क्लास में जाना है, 8 से 9th में जाना है, तो पता होना चाहिए कि आपने पूरा 7th क्लास में सीखा क्या पूरा ईयर में। तो वो आपकी समेटिव असेसमेंट है, कि जो आपके ओवरऑल ईयर की ठीक असेसमेंट जो होती है। अब मैंने बोला था उसके अलावा भी होते हैं, जैसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है जिसमें हम लर्नर की आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, उसके स्किल्स को, उसके नॉलेज को, उसके बिहेवियर, हर चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने जो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और वो किस चीज़ को जो है किस चीज़ में स्किल्ड है, ठीक है, उसमें किस तरह की नॉलेज है, ठीक है, वो किस चीज़ को इम्पोर्टेंट दे रहा है, उस हिसाब से हमने उसको असेस करना होता है, ठीक है। तो वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है। फिर एक होती है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट, ठीक है। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट होती है, इसमें असेस किस बेस पे किया जाता है, ठीक है। अब जैसे इस पे असेस किया जाता है बच्चों को उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बेस पे। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट में किस बेस पे असेस किया जाता है? कंपेयर्ड विद फिक्स स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अब हम समझते हैं इसका क्या मतलब है। फिक्स स्टैंडर्ड का मतलब होता है, जैसे हम समझते हैं कि हमें पता है कि पास होने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, हमें पता है पासिंग मार्क्स अगर हमें चाहिए तो हमें 33% चाहिए, ठीक है। तो ये 33% क्या है? ये हमारा जो है वो फिक्स्ड स्टैंडर्ड है। फिक्स्ड, अगर किसी ने पास होना है तो उसको 33% चाहिए ही चाहिए। अब किसी बच्चे के अगर हम मान रहे हैं कि
35% आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हाँ बच्चा जो है वो पास है। बट अगर उसके 32% आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जो फिक्स स्टैंडर्ड है हम उसके साथ कंपेयर करेंगे कि अगर उसके 33% है और उससे ज्यादा आ रहे हैं तो बच्चा जो है वो पास है, ठीक है, वो एलिजिबल है नेक्स्ट क्लास के लिए। बट अगर उससे कम आ रहे हैं तो वो फेल है। तो वो हम एक फिक्स स्टैंडर्ड के साथ उसको क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। समझ में आया? अगला है नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट। इसमें असेस किस बेस पे करते हैं? इसमें बच्चे को दूसरे के बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसके साथ कंपेयर करते हैं। अब ये भी समझ लेते हैं, कोई बच्चा ए है, ठीक है, उसके 95 मार्क्स आ रहे हैं, और कोई बच्चा बी है उसके 93 मार्क्स आ रहे हैं। तो उसको ये नहीं है कि हाँ, ऐसे ग्रेडिंग भी नहीं करेंगे कि हाँ इसमें क्या देखेंगे कि इसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो ये क्या है, फर्स्ट है, इसके दूसरे में इससे 95 वाले से कम मार्क्स है तो ये सेकंड है। वैसे एक सी है जिसके 90 मार्क्स है और वो थर्ड आया है। मतलब इसमें कंपेयर किससे, एक दूसरे के साथ कंपेयर है। ये नहीं है कि हाँ ये सभी 90 से ऊपर हैं तो हम इसको जो है वो सभी को फर्स्ट बोल देंगे, नहीं, वो अलग है। इसमें बच्चे को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि हाँ सी जो है, जो बी है वो ए से कम है लेकिन सी से उसके मार्क्स ज्यादा हैं, इसलिए वो सेकंड आ रहा है, मतलब कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया असेसमेंट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ असेसमेंट हमने देख लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, देन समेटिव असेसमेंट है, उसके अलावा अलग और टाइप्स है इसके, डायग्नोस्टिक, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एंड नॉन रेफरेंस्ड। देन हम आगे चलते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, कि हमें असेसमेंट करनी ही क्यों है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। जैसे हमने बोला ही पहले, मैंने बताया कि असेसमेंट दोनों के लिए जरूरी है, टीचर के लिए भी स्टूडेंट के लिए भी। तो उस टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करना कि हमें कहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ड्यूरिंग द टीचिंग या लर्निंग में, हमें कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ इम्प्रूव चाहिए, तो वो असेसमेंट के द्वारा हो जाता है। दूसरा है टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स एंड नीड्स। क्या लर्निंग गैप आ रहे हैं या फिर क्या जरूरत है, हमें कोई और इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स चाहिए या हमें किसी और तरह से पढ़ाना चाहिए, तो वो आइडेंटिफाई करता है। टू गाइड करिकुलम डेवलपमेंट। अब हमें पता है करिकुलम क्या होता है, ठीक है, बीच में आपका ये टॉपिक्स भी आएंगे करिकुलम में, तब मैं इसको और क्लैरिफाई करूंगी। करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम का मतलब होता है कि जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, उसके अलावा और आपको जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवाई जाती हैं ड्यूरिंग द सेशन, वो सारा, ठीक है, वो करिकुलम में आता है। अब करिकुलम डेवलपमेंट की किस एज के बच्चे के लिए, उसको किस चीज की, मतलब कितने तक की नॉलेज देनी है। अभी ये भी नहीं है 7th क्लास का बच्चा और आपको उसको 9th और 10th का टॉपिक डाल रहे हैं, नहीं। तो उसी बच्चे के अकॉर्डिंग, उसके एज के अकॉर्डिंग, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उसको कौन से सब्जेक्ट्स, मतलब वो कैसा पढ़ाना है, वो होता है करिकुलम। तो असेसमेंट से हमें ये भी पता लगता है कि हमें किस प्रकार से बच्चे को जो है कौन कौन से टॉपिक्स डालने चाहिए इसमें। तो वो भी टाइम टू टाइम, जैसे हमारे कुछ जो है टॉपिक्स जो है वो ऐड ऑन होते जाते हैं सिलेबस में या निकलते जाते हैं, तो वो, तो उसके लिए टू गाइड करिकुलम डेवलपमेंट। देन टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। फीडबैक तो प्रोवाइड करेगा, जैसे आपके एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, बताते हैं कि हाँ आपका बच्चा जो है वो इंग्लिश में अच्छा है, उसको मैथ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, हमें उसको उसमें इम्प्रूव करना है। तो वो फीडबैक असेसमेंट के बेस पे पता लग रहे हैं, क्योंकि असेसमेंट से पता लग रहा है कौन सा बच्चा जो है कहाँ पे सही कर रहा है और कहाँ पे पीछे रह जा रहा है, तो वो। देन टू वैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, की हाँ एजुकेशन प्रोग्राम कितने सही इफेक्टिव से वर्क कर रहा है, वो भी जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट में आता है। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। तो दीज आर द असेसमेंट टाइप्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसके अलावा अगर इसके आगे हम जो है इवेल्युएशन पे जाएंगे, इवेल्युएशन टॉपिक करेंगे, देन इंटर रिलेशनशिप। तो उसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।